नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आस-पास कहीं भी हो सकता है शैतान। बेटी की हत्या के आरोप में पिता और भाई गए थे जेल। फिर 14 महीने बाद अचानक बेटी से हुआ मेल। जिंदा बेटी को देखकर सब रह गए दंग। पुलिस पर परिवार के आरोप है संगीन। अब उस लड़की के शव का रहस्य भी गहराया, जिसकी शिनाख्त ने बाप और भाई को भेजा था जेल। 14 महीने पहले एक लड़की लापता हुई। परिवार वालों ने उसके अपहरण का केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान इलाके में एक लड़की की लाश मिली। पुलिस ने उसकी शिनाख्त उसी लड़की के रूप में की जिसके अपहरण का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों का नाम एफआईआर से हटाकर पिता और बेटे का नाम जोड़ दिया। उन पर हत्या का आरोप लगाकर जेल भेज दिया। इसके बाद लड़की के पिता और भाई को समाज ने भी शैतान समझ लिया। लेकिन 14 महीने बाद अचानक पता चला कि वो लड़की जिंदा है, जिसके मर्डर के केस में उसके पिता और भाई जेल तक जा चुके हैं। लड़की के मिलने के बाद पुलिस की कार्रवाई कटघरे में है और उस लड़की के शव को लेकर रहस्य गहरा गया है, जिसकी लाश मिली थी कि आखिर वो कौन थी। ये मिस्ट्री से भरा मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का है। 21 जून 2023 को लड़की गांव के ही एक व्यक्ति के घर पर काम करने गई, लेकिन वहां से वो वापस नहीं आई। जिसके बाद परिवार ने लड़की की बहुत तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। उन्हें इस तलाश के दौरान पता चला कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है, तो पिता भागता भागता थाने पहुंचा और गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस को इस दौरान निचलौल नहर से एक लड़की की लाश मिली। उसे पुलिस वही लड़की बताते हुए पिता और उसके भाई पर हत्या का आरोप लगाकर जेल भेज दिया और जिन लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था उन्हें बरी कर दिया। आरोप है कि परिवार बार बार ये कहता रहा कि जो लाश मिली है वो उनकी बेटी की नहीं है, लेकिन पुलिस नहीं मानी। जेल गए पिता और लड़की के भाई को पता था कि उनकी बेटी अभी जिंदा है, लेकिन वो शैतानों के चंगुल में है। इस दौरान परिवार ने दोनों को जेल से बाहर निकालने की मशक्कत शुरू की। 4 अक्टूबर को यह मशक्कत रंग लाई और दोनों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। जेल से निकलते ही लड़की के पिता और भाई ने लड़की की खोजबीन शुरू की, जिसमें उन्हें पता चला कि लड़की बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के कैलाश नगर बगहा में है। काफी तलाश के बाद आखिरकार बेटी मिल गई, जिसे शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश किया गया कि लड़की जिंदा है। अब पिता और बेटे पर दर्ज हत्या का केस खत्म करने और मामले की जांच गहनता से करने का परिवार गुहार लगा रहा है। इस पूरे मामले में परिवार पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाए। पीड़ित पिता और भाई के मुताबिक थाने में उन्हें 4 दिन तक पीटा गया। 302 के मामला था, उसमें जो है अपने लड़की की हत्या में हम जेल गए थे। हम घर पर नहीं थे और जो उस रात को बुलाए हरिंदर मिश्रा, और उसी रात को हमारी लड़की जो है गायब हो गई। जब हम सुने तो वहाँ से आए बाहर से। जब बाहर से आए तो बहुत खोजे हम इधर उधर, कहीं नहीं मिली। जब नहीं मिली तो हम जो है एफआईआर किए। तो हमको जो है ले जाकर ये जो है एसओ नीरज राय ने बंद कर दिए। जब बंद कर दिए उसके बाद 4 दिन ले हमको मारे पीटे। बोले तू अपने बेटी के हत्या किया। मैं बोला मैं नहीं किया हूँ हत्या। वो इतना मारे बहुत मारे। जहाँ जहाँ वो कहे हम साइन करते गए, लेकिन मैंने नहीं कहा जो है हम हत्या किए हैं। लेकिन ज़बरदस्ती से जो हमको फर्जी में फंसाया गया।
लड़की के पिता और भाई के मुताबिक थाने में पीटकर जबरन हत्या की बात कबूल कराई गई। पिटाई के डर से उन्होंने वो जुर्म कबूल कर लिया जो कभी किया ही नहीं था। वहीं लड़की ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसके मुताबिक 21 जून 2023 को जब वो काम करने गई थी तब उसके साथ मारपीट के बाद रेप किया गया। इस दौरान वो चीखती चिल्लाती रही लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। गाड़ी में जबरन बैठाकर बिहार ले जाकर छोड़ दिया गया। पूरा मामला था हरिंदर मिश्रा के घर जाते थे काम करने, उनको मेहरारू की तबीयत खराब था, फालिश मारा था, गल करने जा रहे थे, हमेशा बुलाते थे। वो दिन रात को हमारे भैया मम्मी गए थे खेत, पानी चल रहा था, हमारे पापा बाहर थे, हरिंदर मिश्रा सो गए, उनके मेहरारू कहें बहने जाओ लुगा ले आओ, लुगा आने गए। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा हमारे साथ गलत काम करता। पीड़ित के मुताबिक वो बदहवास होकर इधर उधर भटकती रही। इसी दौरान उसकी बिहार के ही एक युवक से मुलाकात हुई जिसने उसकी मदद की। इसके बाद उसने उसी से शादी कर ली। हल्ला हल्ला कर रहे तो मार का चोर चोर का खदे थे। वहाँ से गए मुन्नी देवी घर गए, अमित मिश्रा अभिषेक मिश्रा आए, मारुति लेकर मुन्नी देवी कही बैठो बहनी तुम्हारे घर छोड़ने जा रहे हो। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा ले जाकर बिहार में छोड़ दे। अब बेटी के वापस आने पर परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी भी एक रहस्य से पर्दा नहीं उठा है कि जब ये लड़की जिंदा है तो फिर वो लड़की कौन थी जिसकी शिनाख्त इस लड़की के रूप में हुई। परिवार ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उससे पुलिस की जांच में झोल सामने आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब पुलिस सही से जांच करेगी और असली शैतानों को सलाखों के पीछे भेज पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। शादी के बाद दूल्हे ने पाले थे सुहाग रात के हसीन अरमान। सेज पर पहुंचा तो दुल्हन की डिमांड सुनकर उड़ गए होश। दुल्हन को चाहिए था बकरे का गोश्त, गांजे के कश के साथ बियर की भी थी फरमाइश। फरमाइश सुनकर दूल्हे के परिवार को आ गया बुखार। भागे भागे पहुंचे थाने तो पुलिस लगी समझाने। शादी के बाद जब दुल्हन आती है तो दूल्हे का परिवार खुशियां मनाता है। घर में उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। नया जोड़ा जिंदगी के हसीन सपने सजाता है। सुहाग रात पर दोनों के अरमान बड़े होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मुंह दिखाई में दुल्हन ने ऐसी डिमांड रख दी जिसके बाद दूल्हा भागा भागा थाने पहुंच गया, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। दूल्हे ने आरोप लगाया कि सुहाग रात पर दुल्हन ने मुंह दिखाई की रस्म के दौरान बियर और गांजे की मांग की। इसके अलावा दुल्हन ने बकरे का मांस लाने के लिए भी कह दिया। ये पूरी बात दूल्हे ने अपने परिवार को बताई तो वो भी दंग रह गए। दूल्हे को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ तो वो घर के बाहर जाकर एक बार फिर कंफर्म करने के लिए अपनी नई नवेली दुल्हन को फोन करता है, जिसका जवाब सुनकर उसका दिल आखिरकार टूट ही जाता है। हेलो, तुझे फोन कर रहा है, क्या लाना? बकरा ले लिया, वो गांजा कितना देना? तू कह रही थी एक बोतल बियर की ले लेना, हाँ, गांजा ले लेना। और बेबी मैं मजाक कर रही, बियर शेयर में पीती नहीं हूँ, मेरे को पी के उल्टी होती है, मेरे नशा वगैरह नहीं करती, मैं हाँ गांजा पी लूंगी। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर के पुराने शहर कॉलोनी में रहने वाले युवक की शादी लुधियाना की लड़की से हुई थी। यह रिश्ता एक पंडित ने तय कराया, जिसने इसके एवज में परिवार से 85,000 रुपए भी लिए थे। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन सुहाग रात पर दुल्हन ने दूल्हे से गांजा, बकरे का मीट और बियर मांगने लगी। ये बात घर वालों को जब पता चली तो हंगामा मच गया। दूल्हे का परिवार थाने पहुंच गया और आरोप लगाया कि दुल्हन लड़की नहीं बल्कि थर्ड जेंडर है। अब दूल्हा कह रहा है कि वो ऐसी महिला के साथ नहीं रहना चाहता जो मांस खाती है और गांजा शराब पीती है। दूल्हे के परिवार ने उस पंडित पर भी धोखा देने का आरोप लगाया है, जिसने 85,000 रुपए लेकर ये शादी कराई थी। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में समझौता कराने की कोशिश में जुटी है, लेकिन इस शादी की पूरे देश में चर्चा हो रही है क्योंकि दुल्हन ने डिमांड ही कुछ ऐसी कर दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सबसे बड़े गैंगस्टर का है वो यार, करता है शराब कारोबारियों को परेशान, लगाता है हर बोतल पर अपना टैक्स, जो नहीं देता पैसे उसका जीना कर देता है मुहाल। एनआईए के खुलासे से अब गैंगस्टर है बेहाल। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में 700 शूटरों की बड़ी फौज तो है ही, गैंगस्टर ने अकुश संपत्ति भी बना ली है। रंगदारी समेत अवैध कारोबार से हर महीने उसे करोड़ों रुपए मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल वो हथियार खरीदने के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों में लगाता है। कमाई के उसके जरिए की बात करें तो रंगदारी, फिरौती, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त, शराब कारोबारियों से वसूली, ड्रग्स सिंडिकेट जैसे अवैध धंधे हैं। एनआईए ने जो ताजा खुलासा किया है उसके मुताबिक शराब के कारोबारियों से लॉरेंस सिंडिकेट मोटी उगाही करता है। लॉरेंस सिंडिकेट का गैंगस्टर नरेश यादव उर्फ नरेश सेठ, जो काला जठेड़ी का साथी है, वो शराब कारोबारियों से गैंग के बिहाफ पर फोन करके धमकाता है और गैंग के लिए रेट फिक्स करता है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक साल 2018-19 में एक शराब कारोबारी को सोनीपत जोन में 11 दुकानें खोलने का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन गैंगस्टर काला जठेड़ी की दहशत की वजह से शराब कारोबारी हरियाणा के राई जोन के जठेड़ी गांव में दुकान नहीं खोल पाया। हालांकि शराब कारोबारी ने बहुत कोशिश की कि जठेड़ी गांव में भी शराब की दुकान खोल ली जाए, लेकिन उसकी इस काम में किसी ने मदद नहीं की। जठेड़ी गांव में काला जठेड़ी की दहशत इतनी ज़्यादा थी कि किसी से भी संपर्क करने के बावजूद कोई भी शराब कारोबारी से बात करने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के गैंगस्टर राजू मोटा ने शराब कारोबारी से मीटिंग की और पूरा मामला सेटल किया। जठेड़ी की इतनी दहशत थी कि किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, जिसके बाद एल कंपनी सिंडिकेट के सदस्य राजेश मोटा ने शराब कारोबारी के साथ मीटिंग कर मामले को सेटल किया। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक जठेड़ी गांव में शराब की दुकान खोलने के एवज में शराब कारोबारी को मोटी कीमत चुकानी पड़ी। राजेश मोटा के साथ शराब कारोबारी की डील हुई। इस डील के बाद दुकान खुली और गैंगस्टर काला जठेड़ी ने अपना टैक्स लेना शुरू कर दिया, जो राजेश मोटा के जरिए उस तक पहुंचता था। बात की जाए इस टैक्स की तो 1 लीटर की शराब की बोतल पर 20 रुपए फिक्स था। हाफ लीटर की बोतल और बियर की बोतल पर 10 रुपए का टैक्स देना पड़ा। इसके अलावा शराब कारोबारी को हर महीने 80,000 से 1,20,000 रुपए भी देने पड़े। ये पैसे हर महीने की शराब बिक्री पर निर्भर था। कहा यह जा रहा है कि शराब कारोबारियों को हरियाणा में काम करने के लिए किसी न किसी रूप में गैंगस्टर काला जठेड़ी को टैक्स देना ही पड़ता है। जो काला जठेड़ी का तय किया हुआ टैक्स देने से मना करता है वो काम नहीं कर पाता। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग के अवैध शराब के कारोबार का जिम्मा काला जठेड़ी को सौंपा हुआ है और कई सालों से काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई के विश्वास पर खरा भी उतर रहा है। हालांकि एनआईए की चार्जशीट की अगर बात की जाए तो काला जठेड़ी न सिर्फ हरियाणा में बल्कि कई और राज्यों में अवैध शराब के कारोबार का बिजनेस देख रहा है। अवैध शराब के कारोबार से आए हुए पैसे को काला जठेड़ी के कहने पर ही गैंगस्टर राजू मोटा हवाला के जरिए इधर से उधर करता है। जांच एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट पर लगातार शिकंजा कस रही हैं, लेकिन जेल में बंद ये शैतान अपने दहशत के साम्राज्य को किसी न किसी तरह बचाने में कामयाब रहता है। एनआईए की चार्जशीट में जिस तरह हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि एल कंपनी पर लगाम लगाने के लिए रूट लेवल से सफाई अभियान शुरू करना होगा, तभी उसके खौफ का साम्राज्य ध्वस्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। घर का वो चिराग था, पूरे परिवार की जान था, ब्लैकमेलिंग गैंग के जाल में फंसकर रहने लगा गुमसुम। खाते से निकाल कर दिए पैसे, घर के पैसों पर भी किया
हाथ साफ, आरोपियों ने नहीं छोड़ा पीछा तो मोबाइल नंबर तक कर लिया बंद। लेकिन बड़ा ही खतरनाक हुआ उसका अंत। लखनऊ में ब्लैकमेलिंग गिरोह से परेशान होकर युवक की खुदकुशी का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि फोन कर उसे इतना परेशान किया गया कि उसने पहले तो घर से चोरी की, फिर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि शिकायत करने जब पहुंचे तो उन्हें लौटा दिया गया और कहा गया कि घर आकर बात सुनेंगे। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनके बेटे को ब्लैकमेल किया जा रहा था। ब्लैकमेलर का आखिरी बार फोन आया था, उसी से बात करने के बाद वो इतना परेशान हुआ कि पहले फोन से नंबर डिलीट किया, फिर फांसी लगा लिया। कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा था या पैसों के लिए या किसी भी चीज के लिए, इसी वजह से उसने हमको यकीन नहीं को अपने मन से फांसी लगाया और 10,000 रुपया उससे उसी दिन लिए गए हैं ब्लैकमेल करके और मांगा गया तो वो हदरा गया। इसी वजह से उसने फांसी लगा लिया। भैया अभी नहीं बताया, कोई बात पूछते भी थे नहीं बताता था। 7,000 रुपये घर से गायब थे, 3,000 रुपये अपने अकाउंट से उसने निकाले हैं, 34 रुपये सिर्फ अकाउंट में बचे हैं उसके। उसको कोई हैक कर रहा था, पता नहीं टारगेट कर रहा था, क्या कर रहा था भगवान जाने। और रिचार्ज खत्म हो गया था। 3 दिन से माँ का फोन ले लेके जंगल वाली रोड पे कहीं बाहर घर स्कूल से आता था, बैग रख के सीधे मोबाइल में ही लगा रहता था। सारा दिन खाना भी नहीं खाता था सही से। परिवार के मुताबिक ब्लैकमेलर से वो इतना परेशान हो गया था कि उसने अपने मोबाइल नंबर पर रिचार्ज कराना भी बंद कर दिया था। ब्लैकमेलर को उसने 3,000 रुपए अपने खाते से निकाल कर दिए थे और 7,000 रुपए घर से चोरी करके दिए थे। इसके बाद भी उसका पीछा आरोपियों ने नहीं छोड़ा। पिता का कहना है कि उनके बेटे ने परेशान होकर खुद को कमरे में बंद कर लिया, उसके बाद पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने हमसे कहा है अपनी जो है एप्लीकेशन लिख के घर में तैयार करिए, हम लोग वहीं आएंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ से जाइए। 3 बार हमसे कहा उन्होंने कि यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए। कोई काम उन्होंने लिखा ही नहीं। और जो बुजुर्ग हमारे साथ गए थे, फैमिली जैसे हमारे, उनको भी बार बार कह रहे थे आप यहाँ क्यों, क्या करने आए हो, मरने आए हो, क्या करने आए हो, ऐसे बोल रहे। कोई सुनवाई नहीं कर रही है सर हमारी। इस पूरे मामले में परिवार ने आरोप लगाया कि अगर पुलिस सही ढंग से जांच करे तो आरोपी पकड़े जाएंगे, क्योंकि मोबाइल पर किसी का लगातार फोन आ रहा था और वो ब्लैकमेल कर रहा था। आखिरी कुछ दिन युवक ने अपनी मां का फोन इस्तेमाल किया था, उस नंबर से भी आरोपियों से बात करने की आशंका है। तो अगर पुलिस कॉल डिटेल निकालकर जांच करे तो आरोपी पकड़े जाएंगे। इस पूरे मामले में परिवार ने पुलिस पर भी जांच में संवेदनशीलता न बरतने का आरोप लगाया है, लेकिन उम्मीद यही है कि पुलिस अपना काम करेगी और इस केस में सब दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। अगर किसी ब्लैकमेलर गिरोह की संलिप्तता है तो उसका भी पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।